बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है। दूसरे मुल्कों में वही चीज़ें जो कामयाब रहती हैं, यहाँ पर हम डिफ़िकल्टीज़ फ़ील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक एक्सचेंज में मुश्किलात तो नैस्डैक और बैरूनी दुनिया में भी रहती है। हमें पता है जब सब प्राइम मॉर्गेज का क्राइसिस हुआ 2007-8 में, स्टॉक एक्सचेंज भी उससे हिट हुआ। लेकिन उसमें जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स और चीज़ें थी, वो किसी हद तक परफ़ॉर्म करती रहीं। पाकिस्तान में हर 2, 4, 5 साल के बाद हम सुनते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बुलिश है और फिर बेरिश हो जाता है। और इसके अलावा जनरल इकोनॉमी भी आज हमने ये ज़रूरी समझा कि किसी एक ऐसे एक्सपर्ट से बात की जाए, जो स्टॉक मार्केट को तो समझते ही हों और इसकी निटी-ग्रिटीज़ को जिसे हम फ्यूचर्स कहते हैं और अदर थिंग, बट उसके साथ वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के लोगों की उस इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जो ज़रूरियात हैं, उन्हें भी समझते हों। इसलिए हमने आज एक ऐसे एक्सपर्ट का इंतखाब किया है। एक्सपर्ट का नाम है नसीम बेग। नसीम बेग एक बहुत बड़ी सिक्योरिटीज़ एजेंसी के हेड हैं और स्टॉक मार्केट में एक जाना-पहचाना नेम है। बाकी इंट्रोडक्शन वो प्रोग्राम के दौरान अपना खुद भी करवा देंगे। नसीम साहब वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी एंड वालेकुम सलाम। अच्छा, स्टार्ट ही हम इससे करते हैं कि ये बताइए कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट क्या है? थोड़ा-सा डिफाइन करें, फिर हम उसके बाद म्यूचुअल फंड में भी आपसे ये सवाल करेंगे। चलें, देखिए स्टॉक मार्केट, स्टॉक से मतलब अमूमन हम शेयर्स का करते हैं। वो मतलब है कि एक कंपनी में आप हिस्सेदार बन जाते हो तो वो शेयर्स होते हैं। बहुत सी कंपनियां और ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो लोग अपना प्राइवेटली चलाते हैं। उसमें चले अगर कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई कैपिटल की तो कोई दोस्त फैमिली मेम्बर्स वगैरह से लेके चला लेते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसेस इतने बढ़ जाते हैं साइज में कि उनकी फाइनेंसिंग आप सिर्फ दोस्त वगैरह से नहीं करवा पाते हो पूरा। और जब बैंक के पास भी जाते हो तो बैंक कहता है कि भी कुछ आपके अपने पैसे लगे हो, कुछ हम लेंडिंग में दे देंगे। तो अमूमन ये होता है कि भाई 30% आपने लगाए, 70 बैंक दे देगा। तो जो 30 है अगर वो पूरा करने के लिए और आपने बहुत बड़ा कोई कारखाना वगैरह लगाना है तो वो अगर आप अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से पूरा नहीं कर सकते हो तो आप मार्केट में आते हो और बाकी इन्वेस्टर्स ढूंढते हो। तो वो जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको भी शेयर इशू किया जाता है और वो लोग तब आएंगे जब उनको कोई किसी किस्म का एक कंफर्ट लेवल हो कि भाई ये कायदे से काम होगा, मेरे पैसे लेके गायब नहीं होंगे वगैरह वगैरह। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है जो जिसने एक पूरा कानून बना रखा है कि किस तरीके से आप मार्केट में आ सकते हो, किस तरह अपने शेयर्स लोगों को ऑफर कर सकते हो और फिर किस तरह आपने रिपोर्ट बैक करना है वगैरह वगैरह और ऑडिट होना है, ऑल दोस थिंग्स। और बोर्ड पे कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी आने हैं ताकि वो भी एक नजर रख सकें। तो मार्केट में जो शेयर्स हैं, अब जाहिर कल अगर मैंने आज एक शेयर ले लिया और कल मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं वो जो कंपनी का मालिक है उसके पास नहीं जाऊंगा कि यार ये तुम वापस ले लो। मैं मार्केट ही में किसी और को ढूंढूंगा, कभी आप ले लो। अब जाहिर है मैं कोशिश करूंगा कि कोई और बायर मिल जाए। वो तब मिलेगा अगर किसी की नजर में जिस दाम पर हमारा सौदा हो उसको सिर्फ लगे कि भी चलो मुझे लगता है कि इस कंपनी में आइंदा अर्निंग वगैरह हो, इसकी वजह से डिविडेंड वगैरह जो आएंगे वो मुनासिब होंगे तो इस दाम पे मैं खरीदने को तैयार हूँ। और ये बायर सेलर का एक नेगोशिएशन होता है, उसको ऑटोमेट कर दिया गया है। अब आपका एक स्क्रीन है कंप्यूटर का, उस पर बहुत से बायर्स के भी आए हुए हैं, सेलर्स के भी आए हुए हैं। कोई खरीदना चाह रहा है, कोई बेचना चाह रहा है, तो वो जहाँ कंप्यूटर मैच कर देता है वो सौदा हो जाता है। और उसका एक पूरा सिस्टम है पीछे कि ये जब सेटल हो गया तो ऐसा नहीं है कि मैंने शेयर बेच के फिर मैं चला गया कि अच्छा मुझे तो अभी जाना था हैदराबाद तो मैं 2-4 दिन के बाद आऊंगा। आगे भी जिस रोज सौदा हुआ है उसके 2 रोज बाद सेटल करना होता है। मैंने शेयर देने, दूसरे ने मुझे पैसे देने हैं। या ऐसा हो कि मैं तो शेयर देने के लिए खड़ा हूँ, वो जो जिसने पैसे देने थे वो चले गए कि जी मुझे दुबई में काम पड़ गया था। तो ऐसा नहीं होता है, वो पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहाँ आपके पैसे और शेयर भी सिस्टम में लॉक्ड इन होते हैं ताकि ये इसमें मसला ना आए। तो ये तो हो एक बेसिक्स स्टॉक मार्केट की। अब मार्केट में परफॉर्मेंस क्या होती है, हर बंदा ये देखता है कि भाई अगर मैं शेयर खरीदूं तो वो कंपनी अच्छी हो, अच्छी चल रही हो, उससे डिविडेंड आएगा वगैरह। और जो बेचेगा
वो दो हालात में बेचता है। एक है कि उसको पैसे की जरूरत है और उसने अब निकालने हैं शेयर्स। दूसरा ये है कि वो आया ही था इसमें थोड़ा स्पेकुलेटिव माइंड बना के कि भाई मैं अभी लूंगा और ये मेरा अंदाजा है कि भाई ये इस कंपनी में ये चीज हो जाएगी, इससे शेयर का दाम बढ़ जाएगा तो मैं निकाल के फारिग हो जाऊं। तो आप ट्रेडिंग गेन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा आपका की नजर डिविडेंड वगैरह की तरफ नहीं। तो दोनों किस्म के लोग होते हैं। अब जाहिर है उसमें एक शख्स जो खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, कौन सही निकलेगा बाद में ऑन दैट स्पेकुलेटिव एंगल वो बाद में पता चलेगा। तो वो फिर मार्केट में स्पेकुलेशन भी हो जाती है। जो पाकिस्तान में मसला रहा है कि लोग पैसा बोरो करके भी स्पेकुलेट बहुत ज्यादा करते हैं और वो अनरेगुलेटेड या पूरी तरह रेगुलेटेड नहीं रहा। तो उससे होता ये है कि दुनिया में कोई सी भी आप मार्केट ले लें और कोई भी आइटम ले लें, शेयर्स हो, सोना हो, आज से 400-500 साल पहले ट्यूलिप्स के सौदे हुए, तो वो होता ये है कि लोग स्पेकुलेटिव तरीके से पैसा बोरो करके स्पेकुलेट कर रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं कोई पता चलता है कि अब आपसे कोई खरीदार मिल नहीं रहा है, तो वो फिर दाढ़ प्राइस नीचे आ जाती है। तो स्पेकुलेशन को हम नॉर्मली ये कहते हैं, जो ज्यादा स्पेकुलेट करता है कि आई एम फूलिश इनफ टू बाय समथिंग एंड आई एम होपिंग टू फाइंड अ बिगर फूल टू बाय इट ऑफ मी। स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट में आप देखते हो कि ये कंपनी क्या कमा रही है, कितना डिविडेंड देगी, ये शेयर के दाम मुनासिब हैं कि नहीं, तो ये फर्क है। अच्छा ये बताइए कि आम आदमी जो है, जो ये सारी नीति नहीं पता और वो व्यवहार जिसे कहते हैं, तरीकाकार नहीं पता, मार्केट के कल्चर से वाकफ नहीं, वो कैसे इन्वेस्ट करे कि उसकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कोई और कर ले, कोई मैनेजर प्रोफेशनल हो जो उसका क्या तरीका हो सकता है? जी, तो ये एक मार्केट में चीज कहलाती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ये होता है सिंपली कि बहुत से लोगों का पैसा जमा किया गया, पूल किया गया एक जगह, उसके लिए एक मैनेजर जो प्रोफेशनल होता है, जो समझ सकता है, उसको अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम हमारे ये फंड को मैनेज करो, हमारे पूल को, और तुम अपने ये सारी स्टडी करो, सब कुछ करो वगैरह, और उसके लिए हम तुम्हें एक फीस दे देंगे। मतलब आप ये है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपने एक मुलाजिम रख लिया जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, वो आपके वेल्थ को मैनेज कर रहा है। यहाँ पर जो स्मॉल सेवर्स हैं उनके पास तो वो पॉसिबिलिटी नहीं कि अपने अपना मुलाजिम रखें, तो वो मिलकर अपना पैसा पूल कर देते हैं और एक सो टू स्पीक फंड मैनेजर मुलाजिम रख लेते हैं जो उनके लिए काम कर रहा है। इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो ये मुलाजिम बन सकता है या फंड मैनेजर बन सकता है उसको रेगुलेट करती है, उस पर कड़ी नजर रखती है कि आपके साथ कोई धोखा वगैरह ना हो जाए। दूसरा जो आपका पूरा पैसा है वो बैंक में या सेंट्रल डिपॉजिटरी में अंडर ए ट्रस्ट अरेंजमेंट रहता है, वो फंड मैनेजर का हाथ में नहीं जा सकता है। तो फंड मैनेजर ये नहीं कि पैसे लेके भाग जाए, गलत डिसीजन ले सकता है, लेकिन पैसे की जो कस्टडी है वो एक ट्रस्टी के पास रहती है। तो ये तरीका है। इसमें सिर्फ शेयर्स का नहीं है, आपने अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स या जो बॉन्ड कहलाते हैं जहां पर आपको सुकूक हो गए या कन्वेंशनल बॉन्ड हो गए जहां पे आपको प्रॉफिट मिलता है या सूद मिलता है, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में भी कभी इसमें म्यूचुअल फंड अलग से हो सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड का मेन मकसद ये है कि जो स्मॉल सेवर्स हैं उनके लिए ये एक व्हीकल है इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, वेदर इन शेयर्स या इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। और कमोडिटीज वगैरह में नहीं? कमोडिटीज में थोड़ा बहुत या उस तरफ रियल जा रहा है, एस्टेट में या इनमें नहीं? अभी अभी पाकिस्तान में वो पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर नहीं। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त म्यूचुअल फंड का क्या बेस है पाकिस्तान में, किस स्टेज पे? जी, पहला म्यूचुअल फंड बना था 1962 में एनआईटी के नाम से। अभी तक चल तो रहा है? बहुत थिंकिंग थी, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग थी और वो बहुत सही स्ट्रक्चर पे बना। बीच में जो हमारे हर गवर्नमेंट मैनेजमेंट इदारे में होता है, कुछ ऐसे लोग आ गए जो नॉलेजेबल नहीं थे, उनने उसमें नॉट कोई नोइंगली नहीं, मतलब कोई बदनीयती से नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें की जो उसका फंक्शनिंग खराब हो गई। उसमें फिर लेट 1990s में क्राइसिस आ गया, रन आ गया वगैरह, फिर उसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रोफेशनल लोग हायर किए, जिसमें बाय द वे मैं भी गया था फॉर शॉर्ट पीरियड, और उसको दोबारा रिफॉर्मेट किया, तो अब सही चल रहा है।
तो वो उसके इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ तो पाकिस्तान भर में कोई 3 लाख कम से कम स्मॉल सेवर्स हैं जिनने म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है पैसा। और ये होना तो चाहिए मेरी नज़र में 25, 30, 40 लाख लोग होने चाहिए। अगर मैं हिंदुस्तान का कंपैरिजन करूं तो वहां पर 5-6 करोड़ लोगों ने पैसा लगा रखा। तो अगर 5-6 का 1/10 भी ले लो तो 50-1 लाख तो आबादी के होने मुताबिक चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं तो हो। अभी हम 5 लाख पर भी नहीं है। तो आप जो स्टेज पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और म्यूचुअल फंड्स भी होंगे? म्यूचुअल फंड अब तो बहुत से आ गए हुए हैं, कोई 20-25 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। जिस तरह पहले एनआईटी बनी थी, तो आज 20-25 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं मुख्तलिफ। मोस्टली जितने भी बैंक्स हैं उन्हें एक अपनी अपनी सब्सिडरी बना ली हुई है, वो उसके थ्रू अवेलेबल करते हैं अपने क्लाइंट बेस को। तो जिसमें इन्वेस्टर की नीड के हिसाब से जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, वैसे कहते हैं ना स्टॉक मार्केट रिस्की है। रिस्की का ये होता है कि उसमें प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है शेयर्स की, क्योंकि लोग स्पेकुलेट कर रहे होते हैं। अब वो किसी ने इस्लामाबाद में छींक मार दी तो मार्केट गिर गई, या कोई हंस दिया तो मार्केट बढ़ गई। तो वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो है, वो कंपनी जिसमें शेयर आपने लगाए रखे हैं उसको कोई फर्क नहीं आया था। वो जो चीज बना रही थी वो वही बना रही है, वही बेच रही है। लेकिन शेयर के प्राइस, क्योंकि लोग स्पेकुलेट भी करते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आप 15, 20, 25 साल का होराइजन लेते हैं तो लोगों ने बहुत पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट पे, रफली 20% प्लस। और वो भी अगर आप 100 शेयर जो टॉप के उनका इंडेक्स यहाँ पे अनाउंस करती KSE 100 जो स्टॉक एक्सचेंज है PSX, वो अगर आपने सारे उसमें ब्लाइंडली भी लगा दिए, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी अच्छी कंपनी कौन सी बुरी, सारे एक आपने पैकेज बनाया उसमें लगा दिया, अगर वो आपने 20 साल छोड़ा है तो 20-22% उस पर आपको रिटर्न आ गया हुआ है। ठीक, तो विदाउट नोइंग कौन सी कंपनी अच्छी है बुरी, मतलब वो आप कर सकते हो। तो कहने का मकसद है रिटर्न अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक साल नुकसान भी हो सकता है, अगले साल फायदा भी हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में जो स्मॉल सेवर पैसा लगाता है वो 10, 15, 20 साल के होराइजन से लगाए। दूसरा, यक वक्त सारा पैसा ना लगाए। अभी आपने लगाए, कल मार्केट गिर गई, पता नहीं कुछ कहीं पे बम फट गया, कुछ हो गया, आपका प्रॉब्लम आ गया। या वो पैसा ना लगाएं जो आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई। आज मुझे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है और मार्केट गिरी भी है किसी वजह से भी, तो मैं तो फिर डिस्ट्रेस सेल में वो पैसे निकालूंगा। तो उसके लिए फिर बाकी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो ट्रेजरी बिल वाला है या बॉन्ड का है, जिसमें शॉर्ट रन उसमें ये वॉलेटिलिटी नहीं होती है। तो आपने ट्रेजरी बिल वाला जो एक मनी मार्केट फंड है उसमें पैसे रखे हैं, वो डे टू डे आपको जब जरूरत पड़े उसमें कुछ डाल दो, जब जरूरत पड़े निकाल दो। म्यूचुअल फंड का ये फायदा है कि उसका डेली बैलेंस शीट बनती है, हिसाब निकलता है, तो आपको बताया जाता है कि जी आपके फंड की इतनी आज वैल्यू है। तो आज कोई नया बंदा आना चाह रहा है वो उस प्राइस पे आ जाएगा, कोई छोड़ना चाह रहा है वो उस प्राइस पे निकल जाएगा। तो वो एक बड़ी कन्वीनियंट सिचुएशन होती है। ये जो एनआईटी अभी तक गवर्नमेंट ओन करती है? नहीं, ओन जो है देयर आर 12, ओरिजिनली 12 शेयर होल्डर्स थे। अच्छा, जिसमें बहुत से बड़े बैंक्स थे जो अब सारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं एक्सेप्ट फॉर नेशनल बैंक। और उसके अलावा कुछ उस वक्त की 1960 में जो बड़ी बिजनेस फैमिलीज थी, दाऊद ग्रुप था, आदमजी ग्रुप था, चंद और थे, उनके शेयर्स आज तक हैं उसमें। कुछ फैमिली मेंबर्स में जहाँ आगे बंटवारा भी हो गया है, तो अगर वो एक फैमिली की ओनरशिप थी, अब शायद वो 10-12 लोगों में भी फैल गई हो। तो मेजॉरिटी इज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर पीपल और बैंक्स, बट उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अंडर द नेशनलाइजेशन एक्ट जिसका कंट्रोल रखा हुआ है वो अब तक गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन वगैरह। तो इट इज गवर्नमेंट रन बट इट इज नॉट गवर्नमेंट ओन्ड। अच्छा, ये एक जमाने में जब ये शाहिद गफ्फार और शाहिद अजीज या इस्लामाबाद में ये लोग थे, ये सब गवर्नमेंट के अपॉइंट या अभी भी जो जी है? जी, गवर्नमेंट अपॉइंटीज, देखें कंपनी ने अपॉइंट किया था, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन को, फिर आगे उसको
इजाजत दे देती है कि वो किसी को भी हायर कर ले। तो शाहिद ने या शायद अजीज ने या शायद गफार ने जिस वक्त ज्वाइन किया होगा, तो उस वक्त जो भी चेयरमैन थे उन्हें हायर किया होगा इन्हें। अच्छा, ठीक, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली नहीं किया। लेकिन इनमें से अगर कोई चेयरमैन अपॉइंट होता है, जिस इस वक्त जो भी चेयरमैन है अदनान अफरीदी साहब, उन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है। हालांकि बोर्ड है प्राइवेट सेक्टर का, बट वो सिर्फ कंफर्म करता है, वो अपॉइंट नहीं करता है। अच्छा, ये बताइए फ्यूचर क्या है इसका म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि मुझे ये लग रहा है फ्यूचर ये है कि पाकिस्तान में हमारा सेविंग रेट बहुत कम है, लगभग 12% है हमारे जीडीपी का। अच्छा, इकोनॉमी पे नसीम साहब हम बाद में आते हैं इस पे। नहीं, मैं सेविंग्स की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सेविंग्स रेट बहुत कम है। बांग्लादेश, श्रीलंका में 20-22% लोग सेव करते हैं अपने टोटल इनकम में से, और हिंदुस्तान में 30% करते हैं, पाकिस्तान में 12%। तो फ्यूचर जो आप पूछ रहे हो, इसको हमें 20-22 पर जाना बहुत जरूरी है। पूरे पाकिस्तान की सेविंग्स, उसमें सिर्फ जहाँ बैंकों में आपने पैसा रखा है या नेशनल सेविंग में रखा है या म्यूचुअल फंड, मिल मिला के मैं टोटल बात कर रहा हूँ। तो वो फ्यूचर तो ये है कि अगर पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट होना है और बाकी दुनिया में बगैर बोल लेकर नहीं घूमना है कि हमारा सीपैक पे प्रोजेक्ट बना दो, ये कर दो, वो कर दो, डैम की हेल्प कर दो, तो हमें खुद सेव करके खुद इन्वेस्ट करना होगा। और वो टोटल इनकम बास्केट, इंडिविजुअल इनकम बास्केट का जो है वो बल्क फूड पे चला जाए इन्फ्लेशन की वजह से, तो सेविंग कैसे? तो आप मुझे ये कहेंगे कि बांग्लादेश में नहीं है या हिंदुस्तान में नहीं है या श्रीलंका में नहीं है, ऐसी बात देखें, वहां पर भी लोग हैंड टू माउथ एग्जिस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में, मे बी वी आर इवन बेटर ऑफ बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन सेविंग रेट वहां का 30% है। तो ये कि जी लोग हैंड टू माउथ है, ये बात अपनी जगह है। सेविंग्स पाकिस्तान की जनरली लो है, ये कल्चर है अनफॉर्चुनेटली। और थोड़ी बहुत सेविंग्स जो अगर हैं भी, तो वो पाकिस्तान में शो अप नहीं हो रही हैं, शायद दुबई में शो अप हो रही हैं या स्विट्जरलैंड में शो अप हो रही हैं, यहाँ नहीं है। इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओस भी कंपनीज मैंने देखा बाहर जाके करने का बड़ा रवा फैशनेबल है। नहीं, यहाँ पे तो अब सारी पाकिस्तान में हो रही है और बहुत सक्सेसफुल हो रही है। अच्छा, यहाँ देयर इज एपेटाइट, लेकिन हमारा सेविंग्स रेट बढ़ाने के लिए सारी सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स को आगे तरजीह देनी होगी। तो ये फ्यूचर जो है उसमें मोर अवेयरनेस की जरूरत है। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी ईज हो गई है। हमारी भी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, लोगों को रीच आउट कर रही है, और ये मुख्तलिफ चैनल से, कोई फेसबुक से, गूगल से, सारों के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। और वो काम चल रहा है, हमने एप्स बना ली हुई हैं, फैसिलिटेट कर दिया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, ये सारी चीजें। तो ग्रेजुअली ये काम हो रहा है। मेरी नजर में इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी और रेगुलेटर की तरफ से भी और इंडस्ट्री की तरफ से। ये कितना सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक जमाने में एससीसीपी की तरफ से मैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम को थोड़ा बहुत देखा करता था, तो उसकी जो वन लाइनर होती थी वो थी स्मॉल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन और एजुकेशन ऐसी करें कि उसकी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन हो सके। जी, मैं इसका जवाब दूंगा। पूरी दुनिया में स्मॉल सेवर की एजुकेशन जीरो होती है। हाँ, आप कहीं भी चले जाएं, अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लोग तबाह हो गए हैं, घरों से निकाले गए, उनकी मॉर्गेज कॉल हो गई, हर किस्म की चीज हुई है। तो ये मेन काम ये है कि जो रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड का, वो कड़ी नजर रखे, और वो रख नहीं है इस वक्त। ऐसा आप नहीं सुनोगे कि एक म्यूचुअल फंड वाले ने लोगों के पैसे लेके भाग गया। हाँ, मेरा बैड डिसीजन हो सकता है कि मैंने सोचा कि यार ये ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा लग रहा है, उसमें पैसे लगा दिए, पता चला कि वो डिवैल्यूएशन हुई, गाड़ियों की सेल ड्रॉप हो गई, या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो किस्त बढ़ गई तो सेल ड्रॉप हुई। तो एज ए फंड मैनेजर मुझसे वो गलती हो सकती है। तो वो शेयर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो रिस्क होता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में वो ऑटोमोबाइल ठीक है कि गाड़ियां तो बिकनी है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये रिस्क है शॉर्ट टर्मिज्म से। आपके फंड मैनेजर्स वगैरह वेल रेगुलेटेड हैं
और मैं अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और शॉर्ट टर्म व्यू ले रहा हूँ तो मेरी तबाही होने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब कि मैंने 100 रुपए लगाए, पता चला कि कल मार्केट 50 पे आ गई तो मेरे 50 ही वापस मिलेंगे। अगर मैं वो छोड़ सकता हूँ 10, 12, 15 साल तो मैं गेनर ही निकलूंगा। तो रिस्क इज टाइमिंग का कि आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन सही नहीं रखते, वहां रिस्क वहां पर है। दूसरा रिस्क, सॉरी, एक चीज कि मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिया 10% का, ठीक, रिटर्न दे रहा है मुझे, और मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, तो वो साल के मुझे 20 लाख मिलेंगे, जो समझिए महीने का 1,70,000 के लगभग बनता है। अब वो मैं सोचूं चलो यार इससे तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं गुजारा कर लूंगा। इन्फ्लेशन चल रहा है 8%, उसमें कोई चेंज नहीं आती है। 4-5 साल के बाद मेरा जो ये 1,70,000 था, मुझे तो कोई 4-5 लाख रुपए की जरूरत है, और जो वो इन्फ्लेशन चल रही है, तो वो अगर मेरा मैनेजमेंट ऑफ रिस्क वहां पे आ जाता है, और अगर इन्फ्लेशन जो मुझे 10% मिल रहे हैं उससे ज्यादा हो गई, 12 पे चली गई, तो फिर तो मैं नेट लूजर हूँ, बिल्कुल ही टोटली लूजर हूँ। तो रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड में भी है, अगर आप इंटरेस्ट रेट आपने लॉक इन किया हुआ है और इन्फ्लेशन उससे बढ़ गया, तो ये रिस्क तो हर चीज में। हाँ, पैसे आपको वही मिल जाएंगे। मैंने आज नेशनल सेविंग में 10 लाख लगाया, 15 साल के बाद वो निकाले तो वो 15 लाख और जो मुझे सूद मिला था वो मिल जाएंगे, लेकिन उस 15 लाख की वैल्यू क्या होगी परचेजिंग पावर में? शायद 2 लाख रुपया या 1.5 लाख। नॉमिनल वैल्यू के से पैसे मिल जाएंगे, रियल वैल्यू के लोग सोचते हैं कि यार मेरी असल वापस आ गई तो ठीक है, असल की परचेजिंग पावर कितनी इरोड हो गई इसको लोग नहीं देखते। तो हर चीज अल्टीमेटली आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन से आपका फ्यूचर लिंक।